हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम आदिकाल की शुरुआत कैसे हुई, उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आगे का जो हमारा था वो पहला जो आता है अपभ्रंश साहित्य। जैसा कि हम जानते हैं आदिकाल में विभिन्न साहित्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे अपभ्रंश था, साहित्य था, फिर सिद्ध साहित्य था, रासो साहित्य था, जैन साहित्य। तो इसके बाद फिर लास्ट में आता है लौकिक साहित्य। तो उसमें जो पहला हमारा क्या था, अपभ्रंश साहित्य। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ वो अपभ्रंश साहित्य से हुआ। अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो हम अपभ्रंश से कहेंगे, क्योंकि हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। तो जो पहला हमारा साहित्य है वो क्या है, अपभ्रंश साहित्य। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आदिकाल का अपभ्रंश साहित्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे अपभ्रंश साहित्य, तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो अपभ्रंश से होता है। और अपभ्रंश साहित्य को बहुत सारे विद्वान जो है पुरानी हिंदी नाम पुकारते हैं, पुरानी हिंदी नाम से इसका संबोधन करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि पुरानी हिंदी नाम किस किस विद्वान ने दिया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने नहीं दिया। उसमें जो 3 हैं वो देते हैं, बाकी और कोई नहीं दिया है, तो वही कोई और एक उठा के क्वेश्चन में रख देता है ऑप्शन में। हम देख लेते हैं पहले कि अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। तो पुरानी हिंदी हम देखते हैं, पहला अगर सर्वप्रथम पूछे, अगर क्वेश्चन में लगा दे कि अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया, किसने कहा, तो हम किसको कहते हैं, गुलेरी। मतलब जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये क्या कहते हैं, अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी कहते हैं। और एक दूसरे जो हैं वो कौन है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। एक चीज का हमें विशेष ध्यान देना है, ये जो राहुल सांकृत्यायन है, बहुत लोग इसको सांस्कृत्यायन पढ़ लेते हैं। जब एग्जाम में इसका वर्तनी वाला क्वेश्चन पूछता है तो कहीं कहीं सांकृत्यायन का भी रख देता है, और हम क्या करते हैं, इसको सांकृत्यायन न पढ़ के सांस्कृत्यायन अक्सर पढ़ते हैं, तो वैसे ही वो लिख देता है। लेकिन हमें हमेशा शुद्ध उच्चारण करना, ताकि वर्तनी वाला जो क्वेश्चन है हमारा गलत ना हो। तो यहाँ पे क्या है, सांकृत्यायन है, सांकृत्यायन। तो गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी नाम दिया। और एक तीसरे वाले जो हमारे कौन से हैं, आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी क्या कहते हैं, ये भी जो है पुरानी हिंदी ही कहते हैं उसको। इन्होंने क्या कहा है, प्राकृताभास हिंदी। ये क्या कहते हैं, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश साहित्य है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृताभास हिंदी। मतलब प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध, प्राकृताभास हिंदी। तो एग्जाम में प्राकृताभास न करके सिर्फ पुरानी हिंदी पूछ लेता है, पुरानी हिंदी नाम किस किस विद्वान ने पुकारा है अपभ्रंश साहित्य को। तो ये तीनों हैं, गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। मतलब जैसे गाहा या गाथा कहने से ही हमें पता चल जाता है कि ये प्राकृत की है, वैसे दोहा या दूहा कहने से वो अपभ्रंश का बोध होता है, ऐसा वो कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल का ये भी कहना है कि अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, राजा धारसेन द्वितीय के
शिलालेख में अभ्रंश साहित्य का उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन ये पूछा तो यहाँ से भी जाता है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है। हम देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य के कौन कौन से कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं और उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, उनकी क्या विशेषता रही रचनाओं की, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें चीज़ों को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना गया जब हम सिर्फ रचनाएं रट के एग्जाम पास कर लेते थे। अब जो है लेवल जो है टफ हो गया है, एग्जाम का लेवल टफ हो चुका है, हमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसलिए अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ मत करो, टाइम ना वेस्ट करो ऐसे कि हवा में बस उड़ते रहो। जो भी पढ़ो डिटेल से पढ़ो, उसका गहन अध्ययन करो, ताकि कहीं से भी एग्जामिनर पूछे तो उसका आंसर हम दे पाएँ। तो हम देखते हैं हमारे जो प्रमुख कवि हुए हैं अपभ्रंश साहित्य में कौन से थे, कौन कौन से कवि थे, उनको देख लेते हैं। पहले हैं स्वयंभू, दूसरे हैं पुष्पदंत, इसके बाद तीसरे हैं धनपाल, जो इंदु हैं, राम सिंह, कनकामर मुनि, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, हेमचंद, मेरुदंड। इसमें से आप लोगों को कुछ कवि ऐसे हैं जो जैन के भी हैं, जैन के कवि हैं, वो क्या आते हैं, वो अपभ्रंश में भी आते हैं और जैन में भी आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो जैन में है वो सिर्फ जैन में ही रहेगा, उसकी रचनाएं अपभ्रंश में नहीं रहेंगी। मतलब जो जैन के कवि थे वो अपभ्रंश में भी रचनाएं किया करते थे। तो हम देख लेते हैं स्वयंभू हैं, पुष्पदंत। इसमें स्वयंभू और पुष्पदंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से सिर्फ रचनाएं और कुछ इनकी विशेषताएं हैं जो पूछ लिया जाता है। तो हम स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोयिंदु, राम सिंह, कनकामर मुनि, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, हेमचंद्र और मेरुदंड। हम पहले हम देख लेते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू ये जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि इनको कौन मानता है? वैसे तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है सर्वसम्मति से। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अगर पूछे तो सरहपा है, और सरहपा को बहुत सारे लोगों ने मतलब सहमति भी दी है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा ही हैं, जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, सिद्ध साहित्य के कवि हैं। लेकिन अगर रामकुमार वर्मा अगर एग्जाम में पूछ ले कि रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 783 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 783 ईस्वी में। और ये कहाँ के थे? कर्नाटक, मतलब ये दक्षिण भारत के थे, कर्नाटक के थे। इनका जन्म 783 ईस्वी में हुआ था। और इनको प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। अपभ्रंश भाषा के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि एवं व्यास। अगर एग्जाम में पूछे कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि एवं व्यास किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। हम देख रहे हैं स्वयंभू में भी वाह है, और वाल्मीकि में भी वाह है, और व्यास में भी वाह है। इनके नाम में भी सारे में वाल्मीकि में वाह, व्यास में वाह, स्वयंभू में वाह। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता, तो हम पुष्पदंत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें वाह नहीं है। ये हमारी ट्रिक है जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे वाह है तो हम स्वयंभू को मार देंगे। और यहाँ भोला शंकर व्यास के द्वारा पूछा जाता है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, तो हम किसे कहेंगे? स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास भोला शंकर व्यास ने किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। और इन्होंने क्या कहा है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। अपनी भाषा को क्या कहा है? स्वयंभू ने देसी भाषा कहा है, देसी भाषा। और स्वयंभू की रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, देखते हैं। पहला है पौंचर्यु, दूसरा रिठड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यु। इनकी ये जो 3 रचनाएं हैं ये फेमस है। 3 रचनाओं का जो है प्रमाण मिलता है।
और यहीं से पूछा जाता है। कभी कभार यहाँ ये वाला भी पूछ लिया जाता है, पंचमी चर्यु। यहाँ पे देखते हैं पौंचर्यु। पौंचर्यु क्या है, इसमें 5 कांड है। पौंचर्यु में 5 कांड है, लेकिन रामचरितमानस जो है वो भी रामचरितमानस सबको पता है राम के चरित्र का वर्णन है। और ये जो पौंचर्यु है ये भी राम कथा ही है। पौंचर्यु भी क्या है, राम कथा है, लेकिन इसमें कितने कांड हैं, 5 कांड हैं। और रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पौंचर्यु में 5 कांड है, 2 कांड नहीं है, मतलब 7 कांड नहीं है, इसमें सिर्फ 5 कांड है। और इसको पूरा किसने किया था, त्रिभुवन ने। इन्हीं के पुत्र, मतलब स्वयंभू के पुत्र जो थे उनका नाम त्रिभुवन था। और ये अधूरी रचना थी, जब उनका वो लिख ही रहे थे कि उनका देहांत हो जाता है, और उसको पूरा किसने किया, त्रिभुवन ने पूरा किया। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया। इसके बाद हमारा है ऋठ्ठेम चर्यु। ऋठ्ठेम चर्यु, इसमें क्या है, कृष्ण कथा है। ये क्या था, ये राम कथा थी। ये क्या है, कृष्ण कथा। इसमें कितने खंड है, 5 खंड है। इसमें कितने हैं, ऋठ्ठेम चर्यु में 5 खंड है। और ये क्या है, कृष्ण कथा पर आधारित है। और हम देखते हैं तीसरी वाली कौन सी हमारी, स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद है। इसके बाद है पंचमी चर्यु। पंचमी चर्यु, इनकी 4 रचनाएं देख रहे हैं, पौंचर्यु, ऋठ्ठेम चर्यु, स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यु। तो स्वयंभू से यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद कौन से हमारे कवि हैं, पुष्पदंत। इसके बाद के जो कवि हैं कौन है, पुष्पदंत। पुष्पदंत जैसा कि हम जानते हैं, पुष्पदंत बहुत ही फेमस कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने भी रचनाएं करी हैं, इनकी 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, महापुराण, उत्तर पुराण और एक है जसहर चर्यु। कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद